आज हम डॉक्यूमेंट्री में देख रहे हैं कि सिंधी सभ्यता और सरकार द्वारा भुलाए जाने के बहुत से कारण हैं। हम बात कर रहे हैं कि सिंधी सभ्यता की, जिसे पाकिस्तान की सभ्यता ने भुला दिया है। अगर यह सच है तो क्यों? हम भावनात्मक, धर्म, समुदाय, सरकार, व्यक्ति और उपदेश को ठेस नहीं पहुंचा रहे। हम बस कोशिश कर रहे थे उन्हें बताएं कि एक दशक पहले उनके साथ क्या हुआ था और सिंधु समुदाय हमारी सभ्यता या जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को, जो आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में फली फूली है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जिसका नाम हड़प्पा शहर के नाम से रखा गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और माना जाता है कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह उस क्षेत्र में उभरा जो अब पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत है, लगभग 3300 ईसा पूर्व और लगभग 1300 ईसा पूर्व तक चला। विश्व इतिहास पर इसके महत्व और प्रभाव के बावजूद सिंधी सभ्यता आज भी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक भुला दी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिंधी सभ्यता के इतिहास, संस्कृति और विरासत की पड़ताल करेंगे और जांच करेंगे कि पाकिस्तान में इसे क्यों भुला दिया गया। हम इस प्राचीन सभ्यता की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों में भी देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहरों की खुदाई शुरू की थी। उन उत्खननों ने एक परिष्कृत शहरी बुनियादी ढांचे के एक साथ अत्यधिक उन्नत सभ्यता का खुलासा किया, जिसमें जल निकासी की व्यवस्था और सड़कों का एक ग्रिड पैटर्न और बहुमंजिला इमारतें शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी कला, वास्तुकला, व्यापार के मामले में अधिक विकसित थी। पुरातत्वविद साक्ष्यों से पता चला है कि इस सभ्यता के लोगों के पास लिखने की एक जटिल प्रणाली थी, लेकिन लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय है। कुछ का सुझाव है कि जलवायु परिवर्तन, भूकंप या बाढ़ के सभ्यता के पतन का कारण बना, जबकि अन्य तर्क है कि आंतरिक संघर्ष, आक्रमण या अर्थव्यवस्था के पतन ने इसके पतन का कारण बना। सिंध सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने, धातु के काम करने और गहने बनाने जैसे शिल्पों में कुशल थे। उनके पास वजन और माप की एक जटिल प्रणाली थी, जो बताती है कि वे पड़ोसी सभ्यताओं के साथ व्यापार में लगे हुए थे। सिंध सभ्यता का समाज अत्यधिक संगठित था, जिसमें सरकार की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था और श्रम का विभाजन था। सभ्यता के शहर पर राजाओं या सरदारों का शासन था और लोगों को उनके पेशे के आधार पर श्रेणियों में संगठित किया गया था। सिंध सभ्यता का धर्म विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है और पुरातत्व शास्त्र बताते हैं कि ये सभ्यता के लोग एक देवी माँ की पूजा करते थे, लेकिन देवताओं का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता को आधुनिक पाकिस्तान में काफ़ी हद तक भुला दिया गया है। इसके कारण जटिल और विविध हैं, लेकिन उनमें पुरातात्विक अनुसंधान के लिए संसाधनों की कमी और हाल की ऐतिहासिक घटनाओं में ध्यान केंद्रित करना शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में प्रयास किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने प्राचीन सभ्यता को प्रदर्शित
करने के लिए कई संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों की स्थापना की है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के क्षेत्र में पुरातात्विक अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध कराया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है जो सिंधु नदी घाटी के कठोर वातावरण में फलने फूलने में सक्षम थी। सभ्यता के परिष्कृत शहरी बुनियादी ढांचे और लेखन की जटिल प्रणाली का दुनिया पर स्थायी प्रभाव पड़ा है और ये आज भी शोधकर्ताओं और विद्वानों को प्रेरित करता है। पाकिस्तान की भूली हुई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है जो आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में मौजूद थी। सभ्यता के परिष्कृत शहरी बुनियादी ढांचे, लेखन की जटिल प्रक्रिया और अत्यधिक संगठित समाज का दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता को आधुनिक पाकिस्तान में काफ़ी हद तक भुला दिया गया है। हालांकि सभ्यता की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में प्रयास किए गए हैं और दुनिया भर के शोधकर्ताओं और विद्वानों को प्रेरित करता है। पाकिस्तान में सिंध सभ्यता को क्यों भुला दिया गया? सिंधु सभ्यता को आधुनिक पाकिस्तान में काफ़ी हद तक भुला दिए गए जाने के कई कारण हैं। एक कारण पुरातात्विक अनुसंधान के लिए संसाधनों की कमी और जैसे कई सिंधु घाटी को कई कारणों से पाकिस्तान में काफ़ी हद तक भुला दिया गया है। मुख्य कारणों में से एक ये भी कि पाकिस्तान के ऐतिहासिक आख्यान में इस्लामी विजय और उसके बाद के मुगल और ब्रिटिश शासन की कहानी का प्रभुत्व रहा है। नतीजन पाकिस्तान का इतिहास अक्सर इस शासन के मुस्लिम काल पर रहा है जिसमें पूरे इस्लामी अवधि पर कम जोर दिया गया है। सिंध सभ्यता के सापेक्ष अस्पष्टता का अन्य कारण यह है कि 1920 और 1930 के दशक तक उसके शहरों के खंडों की पूरी तरह से खुदाई और अध्ययन नहीं किया गया था। उस समय तक अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे यूनानियों और मिस्रियों ने पहले ही लोकप्रिय कल्पना पर कब्जा कर लिया था और लोकप्रिय संस्कृति और मीडिया से अधिक ध्यान आकर्षित किया गया था। इसके अलावा सिंध सभ्यता में एक एकीकृत भाषा या धर्म का अभाव था जिससे इसकी विरासत के आसपास एकजुट राष्ट्रीय पहचान बनाना कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त वह क्षेत्र जहाँ सभ्यता पनपी है जिसे अब सिंध प्रांत के रूप में जाना जाता है और संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है जिससे ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। हालांकि हाल के वर्षों में पाकिस्तान में विद्वानों और कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच सिंध सभ्यता में रुचि बढ़ रही है। शिक्षा, पर्यटन और पुरातात्विक स्थानों के संरक्षण के माध्यम से सभ्यता की विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में उम्मीद है कि सिंधु सभ्यता को पाकिस्तान और उनके बाहर भी वह पहचान और सराहना मिलेगी जिसकी वह हकदार है। हड़प्पा राज के आकार और एकरूपता और व्यापारिक संपर्कों की सीमा में निहित संबंधों के इतने व्यापक सेट के रखरखाव के संरचना के एक सुविकसित साधन की मांग होगी। हड़प्पा लिपि ने पहले पढ़ने के प्रयासों को लंबे समय से विफल कर दिया है और भाषा अज्ञात बनी हुई है। शिलालेख पर संकेतों के क्रम के अपेक्षाकृत काल के विश्लेषण ने कई विद्वानों को ये देखने के लिए प्रेरित
किया है कि भाषा इंडो यूरोपीय परिवार की नहीं है और न ही सुमेरियन और न ही हुरियन और एलामाइट के करीब। यदि ये किसी आधुनिक भाषा परिवार से संबंधित है तो वह द्रविडियन प्रतीत होता है, जो वर्तमान में भारतीय प्रायद्वीप के पूरे दक्षिण भाग में बोली जाती है। यह समूह का एक पृथक सदस्य ब्राह्मी भाषा पश्चिम पाकिस्तान में बोली जाती है, जो हड़प्पा संस्कृति के उन क्षेत्रों के करीब है। लिपि जो दाएं से बाएं लिखी गई थी और अब तक प्राप्त 2000 विषम लघु शिलालेख में से जानी जाती है, जिनमें से एकल वर्णों में लेकर लगभग 20 वर्णों के शिलालेख में शामिल है और 500 से अधिक संकेत है, जिनमें से कई 2 या 2 से अधिक अन्य संकेतों का यौगिक प्रतीत होता है। लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये संकेत वैचारिक, तार्किक और अन्य है। शिलालेख के कई अध्ययन पिछले दशक के दौरान किए गए हैं, जिसमें यूरी वैलेंटाइन नोविच नोरोजो के तहत एक रूसी टीम आस्को पारपोला के नेतृत्व में एक फिनिश समूह शामिल है। पटकथा पढ़ने के लिए विभिन्न दावों के बावजूद अभी भी कोई सामान्य सहमति नहीं है। हड़प्पा वासियों ने बाट और माप की नियमित प्रणाली भी अपनाई है। अच्छी तरह से गठित चार्ट क्यूबाट वेट की एक उचित संख्या के शुरुआती विश्लेषण ने सुझाव दिया कि उन्हें निचले संप्रदाय के लिए एक द्विआधारी प्रणाली का पालन किया 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और बड़े वजन के लिए दशमलव प्रणाली 160, 200, 320, 640, 1600, 3200, 6400, 8000 और 12800 वजन की इकाई की गणना 0.8565 ग्राम के रूप में की जा रही है। और हालांकि एक और हालिया विश्लेषण जिसमें लोथल में खुदाई की गई छोटी बस्ती में के अतिरिक्त भार शामिल थे, 2 श्रृंखलाओं से संबंधित भार के साथ एक अलग प्रणाली का सुझाव देते हैं। दोनों श्रृंखलाओं में अंतर्निहित सिद्धांत दशमलव था, जिसमें प्रत्येक दशमलव संख्या को 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200 के मुख्य श्रृंखला अनुपात के लिए गुना और 2 से विभाजित किया गया है 500, इससे पता चलता है कि वजन प्रणाली पूरी जटिलता को समझने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। खुदाई में नापने के कई पैमाने मिले हैं। 1.32 इंच का दशमलव पैमाना था, जो संभवतः 13.2 इंच तक बढ़ रहा था, जो स्पष्ट रूप से पैर के अनुरूप था, जो पश्चिम एशिया में व्यापक था। और दूसरा एक कांस्य छड़ है जिसकी लंबाई 0.367 इंच है, जो स्पष्ट रूप से 20.7 इंच के क्यूबिट का आधा अंक है, जो पश्चिम एशिया और मिस्र में व्यापक है। कुछ संरचनाओं के माप से पता चला है कि इन इकाइयों को व्यवहार के सटीक रूप से लागू किया गया था। ये भी सुझाव दिया था कि कुछ जिज्ञासु वस्तुओं को सटीक रूप से ऑप्टिकल वर्ग बनाया जा सकता है, जिसके साथ सर्वेक्षणकर्ता समकोण को ऑफसेट कर सकते हैं। और इतने सारे वास्तुकार्यताओं की सटीकता को देखते हुए ये सिद्धांत काफी प्रशंसनीय प्रतीत होता है। सभ्यता का अंत कैसे हुआ और कब हुआ, ये अनिश्चित बना हुआ है, और इतनी व्यापक रूप से वितरित संस्कृति के लिए एक समान अंत की आवश्यकता नहीं है। गिरावट शायद कई चरणों में हुई है, शायद एक ही सदी या उससे भी अधिक समय में। लगभग 2000 और 1750 ईसा पूर्व के बीच की अवधि एक उचित अनुमान है।
शहरी प्रणाली के पतन का मतलब यह नहीं है कि सिंधु क्षेत्र के सभी हिस्सों में आबादी की जीवन शैली पूरी तरह से टूट गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे पहले सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण की जो व्यवस्था थी उसका अंत शामिल था। उस स्थिति के बाद शहर जैसे और उनके कई विशिष्ट शहरी लक्षण, लेखन और मुहावरों का उपयोग और कई विशिष्ट शहरी शिल्प गायब हो गए हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो का अंत अज्ञात है और ये नाटकीय और अचानक हुआ। दूसरी हजारों शताब्दी ईसा पूर्व के माध्यम से मोहनजोदड़ो पर हमलावरों द्वारा हमला किया गया था, जो शहर में घुस गए और फिर मृतकों को वहीं छोड़कर चले गए। वहां वे घिरे थे। हमलावर कौन थे, यह अनुमान का विषय है। ऋग्वेद की पुरानी किताबों में दर्शाया गया है कि ये प्रकरण सिंधु क्षेत्र में उत्तर से पश्चिम का आक्रमणकारियों के साथ समय और स्थान का अनुरूप प्रतीत होगा, जिसमें विजिटर को हमला करने के रूप में दर्शाया गया है। आदिवासी लोगों और आक्रमणकारियों के युद्ध देवता इंद्र के दीवारों से घिरे शहर या गढ़ किले को उम्र के रूप में एक वस्त्र की खपत के रूप में दर्शाते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट है, तख्तपलट से पहले ही शहर आर्थिक और सामाजिक गिरावट के एक उन्नत चरण में था। गहरी बाढ़ के एक अधिक बार इसके बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया था और घरों का निर्माण तेजी से घटिया हो गया और भीड़ भाड़ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंतिम झटका अचानक लगा था, लेकिन शहर पहले से ही मर रहा था। जैसा कि साक्ष्य खड़ा है कि सिंधु घाटी में सभ्यता को गरीबी में त्रैस संस्कृतियों द्वारा सफल किया गया था। उप सिंधु विरासत को थोड़ा सा प्राप्त किया गया था, लेकिन ईरान काकेशस की दिशा से तट भी खींचे गए थे, सामान्य दिशा में वास्तव में और उत्तरी आक्रमण। कई शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नगरीय सभ्यता मर चुकी है। हालांकि दक्षिण में काठियावाड़ और उसके बाहर स्थित बहुत विभिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर सिंधु चरण और ताम्र युग की संस्कृतियों के बीच वास्तविक सांस्कृतिक निरंतरता थी, जो 1700 और पहली 1000 शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच मध्यम और पश्चिम भारत की विशेषता थी। वे संस्कृतियां सिंधु सभ्यता के अंत और विकसित लोहे युग की सभ्यता के बीच एक भौतिक सेतु का निर्माण करती है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व भारत में उत्पन्न हुई थी। मोहनजोदड़ो शहर, जो अब सिंधु से 2 मील दूर है, जहां ये ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में आज भी कृत्रिम अवरोधों द्वारा संरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय अनियमितता के साथ 1 दर्जन ब्लॉक या द्वीपीय उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1260 फीट और पूर्व से पश्चिम तक 750 फीट सीधे या कुत्ते वाली गलियों में विभाजित है। पश्चिम की और केंद्रीय खंड कृत्रिम रूप से 20 से 40 फीट की और ऊंचाई तक मिट्टी और मिट्टी की ईंटों से बनाया गया था और पके हुए ईंट के वर्ग टावर द्वारा एक अनिश्चित हद तक मजबूत किया गया था। उच्च शिखर पर इमारतों में से एक बरामदे से घिरा एक विस्तृत स्नानघर या टैंक या बड़ी आवासीय संरचना या विशाल अन्न भंडार और विधानसभा के कम से कम 1 या 2 गलियारे वाले हॉल शामिल थे। ये स्पष्ट है कि किला साइट के धार्मिक और औपचारिक मुख्यालय ले गया। निचले शहर में पर्याप्त आंगन वाले घर के थे, जो काफी
मध्यम वर्ग का संकेत देते हैं। अधिकांश घरों में छोटे छोटे स्नानघर थे और उससे सड़कों की तरह नालियां और साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। ईंट की सीढ़ियां कम से कम एक ऊपरी मंजिल या एक सपाट और रहने योग्य छत का संकेत देती है। दीवारों को मूल रूप से मिट्टी से प्लास्टर किया गया था और निस्सिंदे ईंटों द्वारा निहित लवणकारियों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए और अलग अलग गर्मी और आर्द्रता के लिए विनाशकारी प्रतिक्रिया करता है। वास्तुशिल्प विस्तार का कोई जीवित प्रमाण नहीं है, हालांकि ये अच्छी तरह से लकड़ी के काम तक ही सीमित हो सकता है जो विघटित हो गया। पत्थर की मूर्ति की दुर्लभ है, हालांकि कुछ अंशों में काम माथे वाले दाढ़ी वाले व्यक्ति के सक्षम सिर और कंधे शामिल है। संकुचित और कुछ हद तक शानदार आंखें और बाहें के चारों एक पट्टिकता और बाएं कंधे तक पार लाल पेस्ट से भरे टेरिफिल्स के साथ रात में खुदाई हुई एक लब्धा शामिल है। सौंदर्यता की दृष्टि से शहर की अलंकारिक कला का सबसे उल्लेखनीय काम एक युवक नृत्य करने वाली लड़की का एक प्रसिद्ध कांस्य है जो कई भुजाओं वाला अंग है। अनगिनत टेराकोटा में से सबसे अधिक अभिव्यंजक बैल और भैंस के छोटे लेकिन जोरदार प्रतिनिधित्व है। महिला मूर्ति विस्तृत हैंड्रेस और पहन सकती हैं और कभी कभी छोटे मोटे भद्दे पुरुष या महिलाओं की मूर्तियां धोखा देती हैं। शायद हास्य की एक अपरिष्कृत भावना थी। सबूत बताते हैं कि मोहनजोदड़ो असामान्य गहराई और अवधि की विनाशकारी बाढ़ से एक से अधिक बार पीड़ित हुआ है। न केवल अतिक्रमण वाले सिंधु के कारण बल्कि संभवतः मोहनजोदड़ो और समुद्र के बीच वितरणिक उत्थान द्वारा सिंधु जल निकासी को एक तालाब के पीछे भी। ये साक्ष्य के अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सफल हो सकता है या कम से कम पुराना मोहनजोदड़ो।